तो दोस्तों आज का एपिसोड बड़ा ही कमाल का होगा क्योंकि पिछले एपिसोड में लिन जो यहाँ पर जेनरन को नहीं हरा पाया था, आज वो पूरी भड़ास निकालेगा ताकि कैसे भी करके वो जेनरन को हरा सके। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो हरा पाता है या नहीं पाता है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, कंपटीशन शुरू हो गया था जिसमें सभी डिसाइपल की एक दूसरे से फाइट होने वाली है। सबसे पहली फाइट यहाँ पर शेनलॉ तो सबसे पहले अपना यहाँ पर जो राउंड खेलता वो बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर जीत चुका था। सभी को पता ही था कि ये तो अपना राउंड जीतेगा ही क्योंकि इसे हराना इतना इजी काम नहीं है। इसके बाद बारी आई थी वहां पर जेनरेन की। उसे देखते साथ ही सारे लोग हैरान रह गए थे कि इसके पास तो स्वॉर्ड भी नहीं है, ये फिर भी यहाँ पर कंपटीशन लड़ने कैसे आया। लेकिन तब बंदरों ने लाकर जेनरेन को उसकी स्वॉर्ड दे दी थी। इस चीज को देखकर हान ने वहां पर अपने भाई को बुला लिया था ताकि सबके सामने बेइज्जत करते हुए जेनरेन को हरा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हान के भाई लिन ने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक यहाँ पर सीधा जेनरेन के ऊपर कर दिया था ताकि वो जो उसकी स्वॉर्ड है फ्लाइंग वाली वो सीधा जेनरेन के आर पार हो जाए। लेकिन जेनरेन ने वहां पर कुछ भी नहीं किया था, बस वो अपनी ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को सामने रख देता है जिस वजह से लिन की स्वॉर्ड वहां पर जिस पत्थर के ऊपर जेनरेन खड़ा था उसके अंदर जाकर फंस जाती है। वहां पर खड़े जितने भी लोग थे उन्हें यकीन ही नहीं होता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लिन का ये जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पर जेनरेन बिना हिले उसके अटैक को कैसे रोक सकता है। सभी पीक के मास्टर बाकी सेट के मास्टर भी हैरान तो थे ही, साथ ही साथ लिन भी पगला चुका था कि नहीं ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अपनी लाइफ में मैंने जब भी इस वाले अटैक को किया है तो कितने भी बड़े से बड़ा दुश्मन मेरा क्यों ना हो वो इस अटैक को नहीं झेल पाया। लेकिन इस जेनरेन को देखो तो ये तो यहाँ पर अपनी पलक तक नहीं झपकाया और इसने मेरे अटैक को आसानी से रोक लिया। बस बहुत हो गया, लगता है मुझे अपने एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा इस जेनरेन को हराने के लिए। इसके बाद वो वहां पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को हटाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने लगता है। उसने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया था जो कि पूरी तरह से फायर से बना होता है। फायर ड्रैगन यहाँ पर आ चुका था जो जेनरेन से लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन जैसे ही सारे के सारे लोगों की नजर यहाँ पर फायर ड्रैगन के ऊपर पड़ी थी वो लोग यहाँ पर सवाल उठाने लगते हैं कि नहीं ये तो फॉरबिडन टेक्निक है ना। ये फायर ड्रैगन लोगों की स्वॉर्ड टेक्निक जो है उसे कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। लेकिन ये साफ साफ चीटिंग है और कंपटीशन में पहले से रूल था कि कोई भी इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आखिर लिन ने यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कंपटीशन के रूल को तोड़ा है। इस वजह से इसके भाई हान को जवाब देना होगा कि आखिर यहाँ पर उसका भाई कंपटीशन के रूल को क्यों तोड़ा है। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हान जो था वो लिन के पास आता है और उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कंपटीशन में जाना है। कंपटीशन में जाने के बाद मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि तुम्हारी फाइट सिस्टर जाओ से होगी, लेकिन वहाँ पर एक और बंदा है जिसका नाम जेनरेन है। लोग कहते तो हैं कि वो बहुत बड़ा लूजर है, लेकिन मुझे इस चीज पे डाउट है। तो कभी बाय चांस ऐसा मौका आ जाए कि तुम्हें वहाँ पर जेनरेन के साथ फाइट करनी पड़े तो ये लो, ये मेरे पास जो किताब है ना इसके अंदर फायर ड्रैगन स्पिरिट टेक्निक लिखी हुई है जो कुछ टाइम के लिए तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक को बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी और उसके बाद जो तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक का अटैक होगा वो काफी अच्छी तरह से लगने वाला है। इस टेक्निक को सीखो और जब इसकी जरूरत पड़े ना तो इसे बाहर सबके सामने मत एक्टिवेट करना, अपने अंदर ही एक्टिवेट करना ताकि किसी और को ना पता चल जाए कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, वरना सभी लोग मुझ पर ही सवाल उठाने लगेंगे। लेकिन जिस चीज के लिए उसके भाई ने मना किया था लिन ने वही हरकत कर दी। सबके सामने उसने ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया। इसी वजह से सारे के सारे लोग यहाँ पर हान से सवाल कह रहे थे कि आखिर तेरा भाई यहाँ पर रूल को कैसे तोड़ सकता है। लेकिन हान के पास कोई जवाब ही नहीं था कि वो जवाब क्या दे। उसने खुद ही यहाँ पर अपने भाई को सिखाया था रूल तोड़ने के लिए जो उसने यहाँ पर तोड़ दिया। इसलिए वो चुपचाप यहाँ पर सभी की बातों को सुन रहा था। जिसके बाद लिन जो होता है वो अपने फायर ड्रैगन स्पिरिट को अपनी स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड जो थी वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। और उसने यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का फॉर्मेशन बना लिया था और उस फॉर्मेशन के अंदर से वो एक नहीं बल्कि अपनी स्वॉर्ड के कई सारे डुप्लीकेट बनाते हुए सभी के सभी स्वॉर्ड को सीधा जेनरेन की तरफ ही फेंक देता है। जेनरेन कहता है कि अबे यार कितना ज्यादा तू मुसीबत लेगा, देख सबके सामने तूने अपना यहाँ पर नाम भी खराब कर लिया लेकिन तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद जेनरेन बस हल्के हाथ से ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को सामने रख देता है जिस वजह से तो लिन की जितनी भी स्वॉर्ड थी वो सभी एक सेकंड के अंदर वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। पूरा बिल्कुल तूफान आ चुका था। ड्रैगन स्पिरिट निकाल कर भी लिन यहाँ पर जेनरेन का कुछ भी नहीं कर पाया और उसकी जो स्वॉर्ड थी वो उड़ते हुए सीधा हान के सामने आकर ही गिर जाती है कि ले यही स्वॉर्ड से तू जेनरेन की जान लेने वाला था ना। जेनरेन ने छोटा सा गिफ्ट तुझे ही दे दिया। इसके बाद जेनरेन अगले ही पल एक सेकंड के अंदर लिन के एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कह रहा था कि जरा तुम पीछे घूम जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट देने के लिए आया हूँ कि आखिर तुमने यहाँ पर फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया। सारे लोग कह रहे थे कि जेनरेन तुम क्या कर रहे हो, लिन की जान ले लोगे क्या, जो कर रहे हो मत करो, यहाँ पर रूल के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। लेकिन जेनरेन को पता था कि यहाँ पर का रूल क्या होता है क्योंकि एक बार शेनलॉ को भी तो ऐसे सजा मिली थी, उसे भी लकड़ी से मारा गया था। तो यहाँ पर भी
जेनन अपनी ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड से लिन को मारता है ताकि कोई और उसे सजा ना दे। बहुत ही हल्की सी और बहुत ही मामूली सी सजा यहाँ पर जेनन ने लिन को दी थी। इतनी फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करने की वजह से लिन समझ चुका था कि जो मेरे सामने बंदा खड़ा है ना, उसका दिल एकदम साफ है। मैंने यहाँ पर उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन तब भी ये मुझे इतनी हल्की सी सजा दे रहा है जिससे तो मुझे दर्द भी नहीं हुआ। उसी के साथ साथ इसका जो नॉलेज है ना, मैंने इसके जैसे नॉलेज वाला बंदा आज तक नहीं देखा। वो उससे कहता है कि आखिर तुमने किस तरह से मेरी स्वॉर्ड को यहाँ पर बस 1 सेकंड के अंदर रोक लिया, ऐसी खासियत क्या थी तुम्हारे पास? जेनन बताता है कि कोई खासियत नहीं थी, तुम जो स्वॉर्ड चला रहे हो ना, उसे तुम अपनी किसी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, ना कि किसी हथियार की तरह। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड है जो तुम्हें हर अटैक से बचाकर तुम्हारे दुश्मनों को खत्म कर देगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हें खुद की बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी जो स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ में है उसे एक हथियार की तरह समझकर उसे चलाना पड़ता है। तुम स्वॉर्ड को अपनी ही बॉडी का एक पार्ट मानने लगोगे ना, तो अपने आप तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत ही अच्छी तरह से चलेगी। लिन बस यहाँ पर जेनन की बातों को सुन रहा था, क्योंकि इस तरह का ज्ञान उसने कभी किसी मास्टर के मुंह से भी नहीं सुना था। वो समझ जाता है कि जितना भी लोग कह रहे थे जेनन के बारे में कि ये लूजर है, मैं मान ही नहीं सकता कि ये कोई लूजर होगा। इसकी नॉलेज किसी मास्टर से भी बहुत ज्यादा आगे है। इसलिए वो सीधा सीधा जेनन के सामने ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं यहाँ पर आपके साथ फाइट करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी जान बख्श दी और मुझे इतना अच्छा लेसन भी दिया। आपका दिया हुआ ये लेसन मैं हमेशा याद रखूंगा। जिसके बाद जेनन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन की स्वॉर्ड जो दूर फेंका गई थी उसे अपने पास लाता है और उसे वापस से लिन को दे देता है कि जाओ ले जाओ इसे, और जैसा मैंने बताया वैसे ही प्रैक्टिस करना, तुम आगे बहुत जाने वाले हो। मानना पड़ेगा अपने दुश्मनों की भी यहाँ पर जेनन ने बड़े प्यार से मदद कर दी और उसे ज्ञान भी दे दिया। इसके बाद वहाँ पर वो छोटू मास्टर आ जाता है जो पहले भी यहाँ पर जेनन को अपने पीक के अंदर शामिल करना चाहता था। वो जेनन से कहता है कि जेनन, तुमने यहाँ पर ये राउंड तो जीत लिया, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे पीक में शामिल होना चाहोगे? मैं हर तरह से जितनी हो सकेगा उतनी तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो छोटू मास्टर यहाँ पर कुछ कह पाता इससे पहले ही बाकी पीक के जितने भी मास्टर थे वो सभी वहाँ पर छोटू मास्टर को कहने लगते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या? जेनन जाएगा हमारे पीक के अंदर, हमारे पीक के रिसोर्सेस कितने ज्यादा हैं, तो यहाँ पर आने के बाद जेनन की कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज करने में हेल्प होने वाली है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। तुम्हारा खुद का पीक 1 नंबर से लूजर से भरा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर तो जेनन और ज्यादा लूजर बनने वाला है। तो बात फिक्स हो गई कि वो जेनन मेरे ही पीक में शामिल होगा। पूरे के पूरे जितने भी पीक वाले थे सभी के बीच में यहाँ पर एक झगड़ा छिड़ गया था। एक पीक का मास्टर दूसरे पीक वाले मास्टर से कहता है कि नहीं, जेनन मेरे पास आने वाला, तो दूसरा तीसरे से कहता है कि जेनन को तो मैं ही लूंगा, मेरे पास रिसोर्सेस अच्छे हैं, मेरे पास डिसेबल भी अच्छे हैं, तो मैं यहाँ पर और अच्छे से जेनन को पावरफुल बना सकता हूँ। सबके सब वहाँ पर एक दूसरे के अंदर ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और ये झगड़ा काफी टाइम तक के चल रहा था, लेकिन अभी तक ये जेनन ने किसी को जवाब नहीं दिया था कि वो किस पीक में जाने वाला है। झगड़ा होता हुआ देखकर छोटू मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक पानी में कर देता है। इस वजह से सभी का झगड़ा रुक चुका था। छोटू मास्टर वहाँ पर सभी से कहता है, आज तुम लोग यहाँ पर बड़े आ रहे हो जेनन को अपने पीक में शामिल करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम पहले की बात है जब सबके सब लोग यहाँ पर जेनन को लूजर कहा करते थे, कोई तो उसे देखना तक गवारा नहीं करता था। और आज यहाँ पर जब जेनन ने अपना टैलेंट दिखाया तो तुम लोग यहाँ पर कूद पड़ रहे हो उसे अपने पीक में शामिल करने के लिए। तुम में से कोई भी यहाँ पर जेनन को डिजर्व नहीं करता। एक मैं ही वो इंसान था जिसने कभी भी जेनन की बुराई नहीं की, बल्कि हमेशा से सुना था कि जेनन बहुत अच्छा इंसान है और वो आगे चलकर कमाल भी करने वाला है। तो मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो यहाँ पर जेनन को डिजर्व करता हूँ, इसलिए सारे लोग अपना मुंह बंद कर लो, उसी में भलाई है। वो जेनन से भी कहता है कि जेनन, तुमने कभी नहीं सुना होगा मेरे मुंह से कि मैंने कभी तुम्हें लूजर कहा हो या फिर तुम्हारी कभी बुराई की हो। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल चाहता है ना तो तुम मेरे पीक में शामिल हो सकते हो। मैं बहुत बहुत अच्छी तरह से तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी भी कोई परेशानी होने नहीं दूंगा। लेकिन तब वो जो फीमेल मास्टर थी छोटू मास्टर से कहती कि ओए छोटू मास्टर, तू खुद ही बड़ा लूजर है, तू तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जेनन से भी जीत सकता है, तो तू उसका मास्टर क्या बनेगा? जेनन ही तेरा मास्टर बन जाएगा, इसलिए तू यहाँ पर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता जेनन को। मैं हूँ यहाँ पर जो जेनन को डिजर्व करती हूँ। मैंने भी कभी बुराई नहीं की जेनन की, मैंने भी हमेशा से कहा है कि जेनन आगे चलकर अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर बात फिक्स हो जाती है कि जेनन मेरे ही पीक में शामिल होगा। और अगर छोटू मास्टर तुझे कोई आपत्ति है ना तो सीधा सीधा तू यहाँ पर आ और मेरे साथ फाइट कर ले। तू जीता तो जेनन को तू ले जाना और मैं जीती तो जेनन को मैं ले जाऊंगी। क्यों, कैसा लगा मेरा ये ऑफर? तब एक दूसरे पीक का मास्टर वहाँ पर जेनन से कहता है कि जेनन, तुम्हें याद होगा ना कि बहुत पहले की बात है जब मास्टर लू जो थे वो तुम्हारे पास आए थे और शेन लाओ को और तुम दोनों को यहाँ पर इस सेक्ट में शामिल किया था। तो तुम्हें पता है मास्टर लू को भेजने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने ही मास्टर लू को लगाया था ताकि वो पूरे के पूरे आसपास के इलाके में जाए और अच्छे टैलेंटेड लोगों को किंशन सेक्ट में शामिल करे। मैंने ही तुम्हें और शेन लाओ को इस सेक्ट में शामिल कराया था। तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल चाहता है ना तो तुम मेरे पीक में शामिल हो सकते हो। फीमेल मास्टर उस मास्टर से कहती कि तो क्या मैं अचार डालूं? तुमने बस इन दोनों को
सेक्ट में शामिल किया उसके बाद कुछ मदद की थी क्या? कुछ नहीं मदद की ना, तो तुम अपनी मुंह बंद ही कर लो। ज़ेनन तो मेरे ही पीक में शामिल होने वाला है, बस बात खत्म हो गई। वहीं दूसरे सेक्ट के जो मास्टर वगैरह थे वो लोग तो यहाँ पर ज़ेनन को अपने पीक में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन वो ज़ेनन की पावर देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे कि मानना पड़ेगा किंशन सेक्ट के पास इतने अच्छे टैलेंट है कि वो लोग आपस में ही झगड़ा करते हैं अपने पीक में शामिल करने के लिए। इस ज़ेनन की जो स्वॉर्ड स्पीड और स्वॉर्ड एनर्जी है ना, इससे पहले मैंने इतने उम्र के डिसाइपल में कभी नहीं देखी थी। मेरा दिल खुश हो गया यहाँ पर इसकी इतनी अच्छी स्वॉर्ड प्रैक्टिस को देखकर। इसका जो भी मास्टर होगा जिसने इसे सिखाया ना, वो बहुत ही कमाल की चीज होगी। हर एक अटैक इसका पॉइंट टू पॉइंट था, ना एक पॉइंट एक्स्ट्रा था ना एक पॉइंट कम था। जिसकी जहां जरूरत थी उसने उसी तरह से अटैक किया। इतना परफेक्ट होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और काफी ज्यादा मेहनत लगती है इतना ज्यादा स्वॉर्डमैनशिप में परफेक्ट होने के लिए। तब वो जो छोटी बच्ची थी वो अपनी आंटी से कह रही थी कि आंटी सुनो ना, किंशन सेक्ट में तो टोटल 9 पीक है ना, तो मुझे यहाँ पर जो मास्टर है वो साथ ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? बाकी 2 मास्टर कहाँ चले गए? कंपटीशन में तो सबको यहाँ पर आना चाहिए था ना। जिस पर उसकी आंट कहती है कि देखो यहाँ पर 9 पीक हैं और इसके 9 अलग अलग मास्टर हैं, तो जिसमें से 7 यहाँ पर हैं, पर एक है अंडरवर्ल्ड वाला मास्टर जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं आया। जब तक कोई जरूरी काम न रहे तब तक ये अंडरवर्ल्ड का मास्टर बाहर नहीं आता है। और उसके बाद बचा आखिरी मास्टर जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले वो यहाँ से हेवन में जा चुका है। इसी वजह से किंशन सेक्ट का जो आखिरी पीक है ना, जिसका नाम शेनमू पीक है, वो हमेशा से खाली रहता है जब से वहाँ का मास्टर हेवन। तो तुम यहाँ पर ऐसा समझ सकती हो कि यहाँ पर पीक तो 9 है लेकिन मास्टर 8 ही है, एक आखिरी वाला पीक खाली है। और जैसे ही वहाँ का मास्टर हेवन में गया था ना, उसके बाद से ही उस पीक को स्पिरिचुअल पावर की मदद से लॉक कर दिया गया। ना ही उसके अंदर कोई जा सकता है, ना ही कोई वहाँ से आ सकता है। वो पीक पूरी तरह से खाली है, क्योंकि जब वहाँ पर मास्टर पहले रहा भी कर देते ना, तो उन्होंने आज से पहले कभी भी किसी भी डिसाइपल को सेलेक्ट नहीं किया था। एक से बढ़कर एक अच्छे डिसाइपल होते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी डिसाइपल को सिलेक्ट किया ही नहीं। जिसके बाद अब बारी वहाँ पर उस बंदे की आती है जो कि ये ऑक्शन का होस्ट था। वो वहाँ पर आने के बाद ज़ेनन से कहता है कि अरे ज़ेनन, क्यों, क्या कहते हो तुम, मेरे साथ शामिल हो जाओगे क्या? देखो मानता हूँ मैं दूसरे सेक्ट का हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम इस सेक्ट को छोड़कर मेरे सेक्ट में आओगे ना, तो मेरे पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पिल, स्पिरिचुअल फ्रूट है जो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। क्यों, कैसा लगा मेरा ऑफर, मेरे साथ शामिल होगे? लेकिन ज़ेनन कहता है कि नहीं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। जिस पर वो होस्ट वाला मास्टर कहता है कि ठीक है, तुम टाइम ले सकते हो जब तक ये कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन खत्म होने से पहले तुम्हें फैसला सुनाना पड़ेगा कि तुम कौन से पीक में जाना चाहते हो। जिस पर ज़ेनन मान जाता है और वो वहाँ पर अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड पे बैठकर वहाँ से जा चुका था। अब बारी यहाँ पर होती है सिस्टर जाओ की, और ये आखिरी राउंड होने वाला है इस कंपटीशन का। इसलिए सिस्टर जाओ बीच में आती है ताकि उसके साथ जो भी फाइट करने आएगा वो उससे फाइट करेगी। लेकिन सिस्टर जाओ यहाँ पर किसी से भी फाइट कर पाती, तभी वहाँ पर अंडरवर्ल्ड का मास्टर आ जाता है, जो वहाँ पर आने के बाद सिस्टर जाओ से कह रहा था कि देखो, मुझे नहीं लगता कि अभी भी सेक्ट में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो तुम्हारे साथ फाइट करके तुम्हें हरा सके, तो इस फाइट को कराने का मतलब ही नहीं होता। मैं बिना फाइट के यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा ऑफर दे रहा हूँ कि मैंने बहुत सालों से किसी भी अच्छे डिसाइबल को सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि लोग यहाँ पर मेरे अंडरवर्ल्ड में आना ही नहीं चाहते। मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे अंडरवर्ल्ड में आ सकती हो। मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करूंगा हमारे अंडरवर्ल्ड में। वहाँ पर तुम्हें हर चीज मिलेगी कल्टीवेशन करने के लिए। तो अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम हमारा अंडरवर्ल्ड पीक को सेलेक्ट कर सकती हो। ये सुनकर सारे लोग हैरान थे कि अरे, यहाँ पर तो अंडरवर्ल्ड का मास्टर आ गया, वो भी सीधा सीधा बिना कंपटीशन किए सिस्टर जाओ को ही अपने साथ ले जाना चाहता है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई भी आएगा और ऐसे ही ले जाएगा। माना कि यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का मास्टर सबसे ज्यादा बड़ी पोजीशन रखता है, लेकिन हम बाकी लोग भी तैयार है ना यहाँ पर सिस्टर जाओ को अपने पीक में शामिल करने के लिए। हमारे ख्याल से ना हमें सिस्टर जाओ के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि असल में वो कौन से पीक में शामिल होना चाहती है। इसलिए सभी लोग यहाँ पर जाओ से ही कह देते हैं कि तुम ही बताओ कि यहाँ पर तुम्हारा फाइनल राउंड तो होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं है। तो तुम डायरेक्ट बोल सकती है कि तुम अब यहाँ पर से किसके पीक में शामिल होना चाहोगी। ये सुनते साथ ही वहाँ पर सिस्टर जाओ कह देती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर ना शेनमू पीक के अंदर ही शामिल होना चाहती हूँ, जहाँ के मास्टर हेवन में जा चुके हैं, इसलिए अब मुझे उसी पीक में शामिल होना है। ये सुनकर सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान हो जाते कि नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। शेनमू पीक मास्टर के जाने के बाद से आज तक के बिल्कुल बंद पड़ा है, और अगर यहाँ पर मास्टर रहते भी ना तो भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मास्टर ने आज तक कभी भी किसी डिसाइपल को सिलेक्ट ही नहीं किया, तो वो तुम्हें भी सिलेक्ट नहीं करते। इस वजह से शेनमू पीक में जाने का सपने तो बिल्कुल ही छोड़ दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तब वहाँ पर सिस्टर जाओ जो होती है वो कहती है कि मास्टर ने तो मुझे बचपन में ही अपना डिसाइपल चुन लिया था, तो अब यहाँ पे मेरा हक बनता है कि मैं शेनमू पीक के अंदर शामिल हूँ। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब मास्टर ज़ेनन अपनी पिछली लाइफ में था। वो जब बाजार से आगे गुजर रहा था तो उसे वहाँ पर सिस्टर जाओ का ही घर दिखाई देता है। घर के बाहर उसके माता पिता खड़े थे, तो मास्टर ज़ेनन को पता चल जाता है कि इस घर में जो बच्ची पैदा होने वाली है वो बहुत ज्यादा आगे चलकर टैलेंटेड होगी, तो वो अपनी
पास वाली जो स्वॉर्ड होती है उस स्वॉर्ड को एक कड़ा बनाते हुए सिस्टर जाओ के फादर को दे देता है, क्योंकि ज़ेनरेन जो ओल्ड वाला था वो किंशियन सेट से 2 डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर गया था ना, तो एक स्वॉर्ड उसके पास है और दूसरी वाली स्वॉर्ड उसने यहाँ पर बचपन में ही सिस्टर जाओ को दे दी थी। जैसे ही यहाँ पर सिस्टर जाओ धीरे धीरे करते हुए बड़ी होने लगी, उसने उस कड़े वाली स्वॉर्ड को हमेशा अपने साथ ही रखा और वही स्वॉर्ड ने उसकी मदद की, जिस वजह से आज तक के यहाँ पर सिस्टर जाओ एक जीनियस बनी हुई है। इस वजह से सिस्टर जाओ सभी से वहाँ पर कह रही थी कि आपको पता ही चल गया होगा कि बचपन में ही मास्टर ज़ेनरेन जो थे उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था, तो अब मेरा यहाँ पर हक बनता है कि मैं शेनमू पीक के अंदर शामिल हो जाऊं। ये सुनकर सारे के सारे एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे कि हमें तो यकीन ही नहीं होता कि ओल्ड मास्टर ज़ेनरेन ने कैसे इस सिस्टर जाओ को अपना डिसाइपल चुन लिया, लेकिन अगर चुन लिया है तो हमें यहाँ पर रूल फॉलो करना होगा। अंडरवर्ल्ड का मास्टर कहता है कि अगर तुम यहाँ पर शेनमू पीक के अंदर जाना चाहती हो ना, तो तुम्हें आगे की कल्टीवेशन खुद के दम पे करनी होगी। वहाँ पर कोई मास्टर नहीं है जो तुम्हें सपोर्ट करे। उसी के साथ साथ तुम्हें जो वहाँ पर फॉर्मेशन लगा हुआ है उसे ब्रेक करने के बाद शेनमू पीक के एकदम टॉप पर जाना पड़ेगा। तुम अगर वहाँ पर जा पाती हो तो ठीक है, और अगर यहाँ पर तुम उस फॉर्मेशन को क्रॉस करके नहीं जा पाई तो तुम्हें 3 साल तक के पनिशमेंट झेलनी होगी। तुम ये मत सोचना कि शेनमू पीक के बाहर लगा जो फॉर्मेशन है वो उसे तोड़ना इजी काम है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है जो तुम्हारी जान ले सकता है। अभी भी तुम्हारे पास चांस है, तुम शेनमू पीक के अंदर जाने का ख्याल छोड़ दो और मेरे साथ मेरे अंडरवर्ल्ड में चलो। लेकिन सिस्टर जाओ ने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, वो शेनमू पीक में जाएगी तो बस उसी के अंदर जाएगी। इस चीज को देखकर तो मास्टर ज़ेनरेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो तो यही सुनना चाह रहा था। उसने ही तो अपनी पिछले लाइफ में इस सिस्टर जाओ को अपनी डिवाइन वाली स्वॉर्ड दी थी। इसके बाद ज़ेनरेन खुद भी वहाँ पर कह देता है कि मैं भी यहाँ पर शेनमू पीक के अंदर ही जाना चाहता हूँ, मैं और सिस्टर जाओ दोनों जाएंगे शेनमू पीक के अंदर। सारे लोग एकदम हैरान थे कि देखो अब ये भी वहाँ पर शेनमू पीक के अंदर ही जा रहा है। 2 जो सबसे खास डिसाइपल थे इस सेट के, दोनों के दोनों अब शेनमू पीक के अंदर ही चले गए। सभी का मुंह लटक चुका था कि हमें तो कोई मिला ही नहीं। इसके बाद सभी वहाँ पर आ जाते हैं जिस पहाड़ के ऊपर शेनमू पीक है। यहाँ पर ज़ेनरेन और सिस्टर जाओ दोनों को फॉर्मेशन ब्रेक करते हुए शेनमू पीक तक के पहुंचना पड़ेगा, तभी वो उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। मास्टर ज़ेनरेन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि पिछली लाइफ में वो खुद ही यहाँ का मास्टर हुआ करता था, तो उसे हर एक फॉर्मेशन के बारे में अच्छी सी जानकारी थी। लेकिन वो यहाँ पर कुछ रिवील नहीं करता। हान वहाँ पर एक बार फिर से सिस्टर जाओ से कह रहा होता है कि देखो दोबारा सोच लो, अभी भी मौका है, तुम हमारे पीक में शामिल होना चाहती हो तो हो सकती हो। लेकिन सिस्टर जाओ कहती है कि तुम्हारा सिंपैथी दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस फॉर्मेशन क्रॉस करते हुए मर गई या फिर बच भी क्यों ना गई, मैं आखिरी सांस तक के तुम्हारे पीक में तो नहीं शामिल होने वाली। भले से मैं कहीं पे भी शामिल नहीं होगी, लेकिन तुम तो ये सपने देखना छोड़ ही दो। इसके बाद सिस्टर जाओ फॉर्मेशन को क्रॉस करते हुए उसके अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे वो सीढ़ियां क्रॉस कर रही थी, एक से बढ़कर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पर सिस्टर जाओ को लगने लग जाते हैं। सभी अटैक को रोकते हुए उसे पहाड़ी चढ़ कर सीधा शेनमू पीक के टॉप पर जाना होगा। ये अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर की जान लेने के लिए काफी हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ी आसानी के साथ आगे बढ़ते जा रही थी। वो अटैक को पहले अच्छे से देखती और कहां से वो अटैक आ रहा है उसे समझने के बाद वो आगे बढ़ रही थी। सभी लोग कहते हैं कि अरे वाह, इस सिस्टर जाओ को तो बहुत अच्छा ज्ञान है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी इन अटैक को रोकने का, तभी तो ये इतनी आसानी के साथ अटैक को रोकते हुए ऊपर बढ़ते जा रही है। जिसके बाद अब ज़ेनरेन जो होता है वो भी फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है और अब इन दोनों को यहाँ पर पूरा का पूरा अटैक क्रॉस करते हुए शेनमू पीक के टॉप पर जाना होगा। यही रूल है, और अगर यहाँ पर वो ऊपर नहीं जा पाए तो 2 चीज होगी, या फिर अटैक की वजह से उनकी जान चली जाएगी, और अगर जान नहीं गई तो 3 साल तक के पनिशमेंट लेना पड़ेगा उन लोगों को। लेकिन उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो बड़ी आसानी के साथ सभी अटैक को रोकते हुए शेनमू पीक की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। सारे लोग सिस्टर जाओ और ज़ेनरेन दोनों को देखकर एकदम हैरान रहते हैं कि ये तो कितनी आसानी से इन अटैक को रोकते हुए ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। हमें तो यहाँ से भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे इन अटैक को रोका जाता है। मानना पड़ेगा ये दोनों बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।